मैम मेरे पास एमसीक्यू के स्कोर नहीं आए थे। क्योंकि आपने उसको पूरी तरह भरा नहीं होगा या फिर आपने ईमेल आईडी गलत भरा होगा। देखो मैंने ना एक एक को ऐसे करके नहीं भेजा है, उसके अंदर ना ऑटोमेटिकली सभी को रिस्पॉन्स भेजे जाते हैं। अगर आपने ईमेल आईडी गलत भरा है तो आपका रिस्पॉन्स नहीं गया। एनीथिंग एल्स? लेट मी चेक। तुम्हारा बाउंस बैक हुआ है क्या? पेपर किस डेट पे था? मैम 8th। 8 Okay. I have one bounced back email. That is rkm@SSVVGale.com. Is that you? I don't think that's you. That is the only bounced back email I have of your class. बाकी class 7th के हैं. So maybe your form was not filled after all. Yes. Anything else? Anyone? Rohit, you want to say something? यस मैम। तो बोलो. मैम हमारे मैम ऑनलाइन वो पेपर नहीं होते मैम, तो उसकी वजह से। बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. कैन यू प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स? आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस भी बहुत आ रहा है. मेरी तरफ से वॉल्यूम सही है. आप एक बार मीटिंग रिजॉइन कर लें, हो सकता है आपकी तरफ से सही हो जाए. Yes, anything else, anyone? Yes, Rohit, I'm still waiting for you. रोहित मैं कह रही हूँ आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए. आपके पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है. ये सत्याशा. मैम जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का लास्ट क्वेश्चन था सॉइल डिग्रेडेशन का, उसमें कितने पॉइंट्स लिखने से चलता? Beta, ideally I would require 5 points because it was of 5 marks question, but I have given marks this time because this was basically I have done marking in a very lenient way this time. But अगर आपने 3 लिख के उसे explain भी कर दिया तो भी मैंने 5 marks दे दिए हैं कुछ लोगों को. Because marking scheme में 3 ही दिए थे, so I had to. बट आइडियली आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अभी से पॉइंट्स में लिखना शुरू कर दें. दैट वो सीम्ड लाइक अ बिग प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज चेकिंग द कॉपी. पॉइंट में लिखने की आप लोगों को आदत बिल्कुल भी नहीं है. देखो पैराग्राफ में ना ऐसे लिखे जाते हैं, निबंध लिखे जाते हैं. सोशल साइंस के आंसर नहीं लिखे जाते हैं कभी भी पैराग्राफ में. 6-7 तक इसलिए अलाउ कर देते हैं कि चलो ठीक है, पॉइंट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है कई बार, जो बुक के अंदर पॉइंट्स इजीली मिल नहीं पाते हैं. लेकिन नाउ यू आर ग्रोन अप, नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस दैट. 9th ऑनवर्ड्स तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके रोहित, इट्स ऑल राइट. जिन लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हुए थे उन्हें मार्किंग नहीं दी गई है. सो यस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आप लोग जो आंसर्स हैं अभी थोड़ा सा रुक जाओ. लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द एग्जामिनेशन. इट्स नॉट लाइक वी आर इन एनी काइंड ऑफ रश और हरी. पहले एग्जाम के बारे में बात करनी है मुझे. पॉइंट्स में लिखना शुरू कर दीजिए.
अगर ऐसा लगता है कि केवल 2 ही पॉइंट मिले थे तो उन 2 वर्ड्स को लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, दैट इज गुड इनफ। कोशिश करो कि जितने आंसर लिखो पॉइंट्स में लिखो, इट विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, इट विल बी इजीली मार्केबल। आपको मार्क्स चाहिए, आपको ये थोड़ी बताना है कि आपको बुक का पूरा पैराग्राफ याद है। It seemed all right, but I wish to discuss a few questions in the Google form. Give me a minute. This is it. First thing is, this is the class I've got the lowest number of responses. I don't know why, but maybe it was the first paper, that's why. I hope you have done well in the other examinations. Okay, I just want to see the questions that we have missed here. Okay, the non-renewable resources are those which have limited stocks. They are, the definition itself is explainable. भाई इसमें गलती कहाँ से हुई? हाँ, और ये डिके और ब्रेकिंग अप होती है, उसे वेदरिंग कहते हैं। इरोजन क्या होता है? व्हेन समथिंग गोज अवे, इट्स माइनस। डिपोजिशन क्या होता है? व्हेन समथिंग एड्स अप। फ्रॉस्टिंग क्या होता है? जब फ्रॉस्ट जम जाती है किसी चीज पे, कुछ चीज ठंडी हो जाती है। और कोस्टल बेल्ट, ड्राई रीजन, रोज ऑफ ट्रीज, इतनी बार तुम लोगों ने मुझसे पूछा है क्या होता है, उसके बाद भी इतने लोगों ने गलत कैसे कर दिया? चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। इट्स नॉट, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने थे, कौन सा नहीं है। क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। आई मीन सीरियसली, ये 4 लोग क्या सोच रहे थे, मुझे बताओ जरा। ये तो हमने ध्यान से ऑप्शंस पढ़े नहीं जिन लोगों ने गलत किया है। पूरा चैप्टर इस चीज के ऊपर है, उसके बाद भी 5 लोगों ने गलत कर दिया है इसे। ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या नहीं होता था? बस जो भी वर्ड समझ में आ रहा है तुम लोग कुछ भी टिक कर देते हो, मुझे ऐसा लगता नहीं तो ये इतने सारे लोग गलत आंसर कैसे टिक कर रहे हैं? इतना डिस्कशन हुआ, इंडिगो क्या है, वोड क्या है। ये याद है कि महुआ अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है। अभी मुझे जवाब दो कि जो क्वेश्चंस क्लास में इतना इतना ज्यादा डिस्कस हुए हैं, वो ये गूगल फॉर्म में गलत कैसे हुए? आई वांट आंसर्स। आई एम नॉट गोना सिट क्वाइट ओवर दैट। ये पूरा पेपर मैंने अपनी केवल मेमोरी से बनाया था कि हाँ ये भी मैंने पढ़ाया है, ये भी मैंने पढ़ाया है और ये भी मैंने पढ़ाया है। उसके बाद भी इतना डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। यस, जवाब दो मुझे, क्या समझ में नहीं आता है क्लास में या फिर पेपर में घबरा गए थे? आई नीड आंसर्स बिकॉज आई नीड टू रिले दोज आंसर्स टू योर पेरेंट्स कि क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग। Am I talking to myself or do I need to talk one by one? Let me see. I will talk one by one. यस, नैतिक क्लास में है। नैतिक, यस मैम। हाँ मैंने कुछ सवाल पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ क्या? When the test came around.
यू हैव डन बेटर इन डिस्क्रिप्टिव, वो तो सही बात है, तो क्या दिक्कत हुई? गूगल फॉर्म में इतनी गड़बड़ क्यों हुई है? बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दोगे तो फिर हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? किस चीज में इम्प्रूवमेंट करें? और केवल तुमसे नहीं पूछूंगी, मैं सबसे पूछूंगी। बताओ मुझे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, या गूगल फॉर्म में कंफ्यूज हो गए, या फिर तुमसे आंसर सही टिक नहीं हो रहे थे और घबराहट में तुम्हें जो आंसर मिले तुमने टिक करके आगे भेज दिया? कम ऑन, आंसर मी। यस मैम, वो एकदम से मैम। ठीक है भाई, बताओ ना, जब मैं पूछ रही हूँ। इतनी सारी चीजें मुझे बोलने की जरूरत नहीं बेटा, ये तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मेरा इस वजह से गलत हुआ, तो फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम से जो है तुमको और थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे। इट मींस देयर वाज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस इन फिलिंग गूगल फॉर्म्स। बाकी लोग अपने मन से बोलेंगे या मुझे एक एक करके सबका नाम लेना पड़ेगा? नंदिनी। यस पूजा। हाँ नंदिनी बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, मुझे तुमसे और उम्मीद थी। व्हाट हैपेंड? मैम वो टाइम का मुझे मैम वो लगा कि मैम नहीं हो पाएगा जल्दी, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है। यस पूजा बताओ। मैम मैंने पहले फिल कर दिया था मैम, पर वो हट गया, तो मैंने फिर दोबारा ऑप्शन किए तो वो टाइम होने वाला था, इसलिए मैंने फिर भेजा ना, तो फिर मैम जल्दी जल्दी में तो वो कुछ क्वेश्चंस छूट रहे थे, तो वो उसमें मैं पढ़ नहीं पाई थी क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यस अक्षत। मैम जैसे मैम पहले पेपर देखा मैम, तो एकदम से घबरा गया मैम, पूरा ब्लैंक हो गया। फिर मैम अरे भरा मैम पूरा, मैम यस मैम पूरा ब्लैंक हो गया था मैम। मैं हर वक्त है ना, जब भी पेपर देखता हूँ ब्लैंक हो जाता हूँ, फिर आधे 2 घंटे बाद सब याद आ जाता है मैम। फिर जब मैंने पेपर स्टार्ट करा, फिर मैम कॉल आ गया वो कस्टमर केयर का, फिर हटाया मैम, फिर जल्दी जल्दी भर दिया मैम। यही था बस। अरे बेटा देखो, ऐसा है ना कि अगर तुम पेपर देख के ब्लैंक हो जाते हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ना कहीं इस चीज का कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे सब आता है ना? और वो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमारी प्रैक्टिस कम होती है, जब हमारी पास बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दोज हु आर इन डांस, अगर तुम लोग ऐसा 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 एक स्टेप की 50 टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैंने ये वाला स्टेप भूल जाऊंगी। वो आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है। तो अगर तुम्हें इस चीज का इशू है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स लो जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे मैं ये भूल जाऊंगा, उसकी लिख लिख के 2 3 4 बार प्रैक्टिस कर लो। देन यू विल नॉट फील लाइक दिस। ये सत्याशा बोलो। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं इतना सिली सिली मिस्टेक्स क्वेश्चंस को इतना गंदी तरीके से पढ़ कर आई हूँ, उसके लिए इतना गंदा लगा मुझे। सिंपल सिंपल पूरा इतना गंदा गंदा सिली मिस्टेक्स कर कर आई हूँ मैं। इस किस तो में? इसमें गूगल फॉर्म में? लेट मी सी योर गूगल फॉर्म, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा अलग तरीके से आता है। I just need to see how you performed, and then I will be like, yeah, you're right. Oh, fine. I have your response. Mhm. Just 1 second. And you are the first person to submit. Well, you have done well. It's not like very bad, but yes, you could have done even better. There was definitely a lot of scope for that. You
I think were in a bit hurry to complete the examination soon because there was more than enough time when you submitted. I remember you submitted very soon. So कोई बात नहीं, it's all right. Next time you can be more careful about it. You have done well in descriptive though. Yes, Radhika, want to say something? Radhika? मैम फर्स्ट जब मतलब जैसे ही गूगल फॉर्म खुला था तब तो देखा था कि हाँ मैंने सोचा कि मैं अच्छे से कर लूंगी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस मतलब थोड़ा आने लगा तो फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो रीड करने में आधा टाइम वैसे ही चला जाएगा, उनको मैंने कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि टाइम चला जाएगा तो मैंने मैम कुछ भी कर दिया। बेटा इस चीज का एक ध्यान रखो कि जिसने पेपर बनाया है उसने भी तो इस चीज का ध्यान रखा है कि तुम्हें 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन रीड भी करने हैं और फिर उसके आंसर भी देने हैं। आपने देखा होगा केवल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा रीड करना था, बाकी सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स और डेफिनेशंस थे। जब पेपर बनाया जाता है ना तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट को पढ़ना भी है, उससे समझना भी है और आंसर भी देना है। तो 1-2 बड़े क्वेश्चन देख के एटलीस्ट जब मैंने पेपर बनाया है तो इन चीजों में घबराया मत करो, आगे से इस चीज का ध्यान रखना। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। यस अक्षता, यू वांट टू से समथिंग? मैम सबसे पहले मैंने 1-2 क्वेश्चन में तो जो आंसर था उसका उल्टा ही लिख दिया, फिर उसके बाद फिर जब मैं सबमिट करने गई थी तो वो सबमिट नहीं हो रहा, जब फिर एक और बार उसको फिल करना पड़ा तब टाइम एकदम खत्म हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैं सोच के कुछ भी कर दिया, फिर बहुत गलत हो गया। फिर कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट पेपर। मेरे भी पहला पेपर था और आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। It's all right from all of our sides. You have tried, you have attempted. पर देखो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आए, अगर तुम लोगों को ऐसा लगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, then that is a concern. अगर ऐसा किसी को भी लगा है कि ना ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, कहाँ से आया, या मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये पेपर में कैसे आ गया, अगर ऐसा कुछ है पहले तुम मुझसे ये चीज पूछ लो। क्योंकि वो हमारे लिए फिर कंसर्न की बात है। हाँ बेटा ये मैम मत बोला करो, अपना नाम लिख दिया करो या कोई लेटर लिख दिया करो। बोलो। यस यस मैम, वो शार्प माइनिंग वाला ओपन कास्ट माइनिंग वाला क्वेश्चन में डाउट रह गया, मतलब पता। 1 मिनट रुको, आई जस्ट शो यू द एग्जांपल अगेन कि शाफ्ट माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग में क्या फर्क होता है। Yes, I hope it is available to you the photograph. शाफ्ट मतलब ना कहीं पर हम एक छोटी सी गली जैसा बनाते हैं, जैसे अगर हम उसे जमीन पे बनाते हैं हम उसे गली कहते हैं, लेकिन अब जब उसे अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो उसे हम शाफ्ट बोलेंगे। ये कैसा है? ये है वर्टिकल शाफ्ट, बिल्कुल सीधी सीधी जाती हुई। अगर कोई हॉरर मूवी वगैरह देखी हो तो जब भी कोई नीचे जाता है ना अंडरग्राउंड, तो यहीं पर जो है सारे ज़ॉम्बी वॉम्बी कुछ निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये ओर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ओर है तो शाफ्ट को यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल बनाया, यहाँ पर लोग जो अपनी ट्रॉली लेके जाते हैं और यहाँ से अपनी ओर को लेकर इधर वापस ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा कैसा हुआ कि ये स्लोप माइनिंग, यहाँ पर क्या है कि शाफ्ट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ पर बिल्कुल सीधा था, वर्टिकल था, यहाँ पर ऐसा है। और अगर मान लो और इस तरीके से है यहाँ पर कहीं पर, तो वो इस तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे यहाँ पर वो बना लेते हैं गैलरीज, जिससे वो इसे एक्सेस कर सके। और ओपन पिट माइन जैसा देख रहे हो कि बस वो वहीं पर सीधे खोदना शुरू कर दिया, उन लोगों ने ऐसी शाफ्ट नहीं बनाई, कोई ऐसी गली नहीं बनाई, बस सीधे जमीन पर खोदना शुरू कर दिया। क्योंकि वो ऐसा कब कर सकते हैं आप, जब जो ओर है या जो मिनरल है विच इज इट इज क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये इतना अंदर है तो यहाँ पर आप इतने पूरे एरिया को ओपन शाफ्ट से क्लियर नहीं कर सकते ना,
तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक शाफ्ट बना दिया और उसके अंदर फिर ऐसी गलीज बना के हम लोगों को भेज रहे हैं कि यहाँ से और को डिस्कवर करके लाओ। इज इट बेटर, इज इट क्लियर नाउ? ओपन Yes, चैप्टर ma'am. इसमें ओके। पोरिंग कब होती है? देखो ओपन पिट में क्या किया उन्होंने, फिर भी एक गड्ढा किया। पोरिंग में क्या होता है कि वो सरफेस पर ही होता है, बस आप उसे खोद खोद के लेके चले जाते हो। एनीथिंग एल्स, एनीवन हु फील्स लाइक कि हमने ये चीज पढ़ी थी या क्लियर नहीं हुई, एग्जाम में आ गई, इसकी वजह से गलत हो गई? शेल्टर बेल्ट्स बेटा, एक बार तुम्हें शेल्टर बेल्ट्स भी दिखा देती हूँ मैं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने इस क्लास में दिखाया भी था, पर कोई बात नहीं, डू दैट अगेन। ये देखो ये बने हुए हैं यहाँ पे, बेल्ट जैसा बना दिया अपन ने पेड़ों का। देख पा रहे हो इधर? बेसिकली देखो, आपने कभी देखा होगा कि बाउंड्री बनाई जाती है ना, फेंस लगाई जाती है घर के पास, तो आप इसे समझ लो ये एक तरीके की फेंसिंग होती है इस एरिया के लिए। देखो इमेजिन करो, अगर मान लो एक ओपन फील्ड है और बहुत जोर से अगर हवा चल रही है, तो जो भी आपका क्रॉप होगा वो उसमें से उड़ने लग जाएगा। अगर ये छोटे छोटे अपने नन्हे मुन्ने से पौधे हैं, उनके तो जो काम की चीजें हैं वो यूं ही उड़ के चली जाएंगी, गेहूं के जो बालियां हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लो आसपास पेड़ हैं, तो वो क्या होते हैं, विंड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। विंड ब्रेकर मतलब कि बहुत तेज अगर हवा चल रही है तो जो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इन पेड़ों के ऊपर पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द क्रॉप्स। इस तरीके से ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर मान लो जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी भी अगर आपने खाली छोड़ रखी है तो वो उड़ जाती है, हवा तेज चलेगी तो। और कोई चीज किसी को पूछनी है तो पूछ लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू मूव अहेड अनलेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द बैक। अच्छा मुझे ये बताओ कि 1857 वाला चैप्टर कितने लोगों ने खोल के भी नहीं देखा और किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है कि 1857 क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर कोई ऐसा है तो फिर हम बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे। देयर इज नो शेम इन सेइंग दैट, इट्स ऑल राइट। अच्छा आई हैव अ वीडियो, वो हम पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग एक बार देखना शुरू जरूर करते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा इफ यू हैव समथिंग टू आस्क, अच्छा ये व्हाट इज दिस वाई फॉर, जिन्हें नहीं पता 1857 के बारे में कि पता है? मैम नहीं पता। अच्छा नहीं पता वाले हैं ये, ठीक है ठीक है। देखो क्या हुआ था, भारत की पहली क्रांति 1857 में हुई थी। बेटा थोड़ा अंग्रेजी में कोशिश किया करो, क्योंकि हम पूरा ये शुद्ध हिंदी में ना लिख नहीं सकते। ठीक है चलो, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर तो याद है जितने बाकी के लोग हैं जिन्होंने वाई लिखा है, कि पिछले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे थे? अगर किसी को नहीं पता है अभी अनम्यूट करके बताओ कि अभी तक हमने क्या कहानी पढ़ी हिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो
कंडीशन क्या चल रहे थे, हमने बहुत सारे लोगों के हालात देखे। हमने ये देखा कि इंडिया कैसे कॉन्कर हुआ, टीपू सुल्तान का जो स्टेट था मैसूर कैसे कॉन्कर हुआ, बंगाल कैसे कॉन्कर हुआ, कैसे इन लोगों ने सारे जो स्टेट्स थे आसपास के उनके साथ सब्सिडियरी अलायंस बना लिया। मतलब देखा जाए तो पूरे इंडिया पे इनडायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो गया था। अब ब्रिटिशर्स क्या हो गए थे कंफर्टेबल। अब वो कंफर्टेबल हो गए थे तो वो अपने हिसाब से जिस तरीके से उन्हें सरकार चलानी थी वैसे चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने सबके ऊपर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड ऑपरेसिंग ऑल द सोसाइटीज। कैसे कैसे ऑपरेस किया हमने देखा, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा कि ट्राइबल्स को कैसे ऑपरेस किया। हमने ये देखा कि कंट्री साइड मतलब ये जो गांव के इलाके हैं या जो ग्रामीण इलाके जिसे हम कहते हैं, वहां पर वो लोगों को फोर्स कर रहे थे कि आप इंडिगो ही ग्रो करोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिगो चाहिए था। उन लोगों ने पूरा ये जो सिस्टम था इकोनॉमी का उसे चेंज कर दिया। टैक्स रेवेन्यू के उन लोगों ने सिस्टम बदल दी। उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम लिया है, वो लोग महलवाड़ी सिस्टम लिया है। बेसिकली इंडियन इंसान जो कि बहुत कम टैक्स दे रहा था इसके पहले, अब उसका ज्यादातर जो प्रोडक्शन था वो टैक्स में जा रहा था। यहाँ तक एवरीबडी इज फॉलोइंग में हमने यही सब पढ़ा है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने ये भी नहीं पढ़ा है तो फिर हम थोड़ा और डीप में जा सकते हैं। Whoever feels like this, just write O in the chat box. अगर किसी भी इनमें से पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है, पहले हम वहां से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम 1857 पर आएंगे। So I hope everybody is clear. अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो हमने देखा था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो अगर देखें तो लगभग 100 साल बीत चुके हैं। 100 years हो चुके हैं that Britishers came to India and established their दीवानी राइट्स। तब से वो लोग टैक्स ले रहे हैं। अब देखो 100 ईयर में क्या होता है, जनरेशन चेंज हो जाती है। ये वो लोग नहीं है जो लोगों ने आके इंडिया कॉन्कर किया था, ये वो लोग भी नहीं है इंडिया में अब जिन लोगों को इन लोगों ने कॉन्कर किया था। अब ये कौन है, उनके आगे आने वाली जनरेशन है। तो वो कौन सी जनरेशन है जिसने शुरू से यही देखा है कि अंग्रेज तो यहीं रहते थे, ये तो बहुत टाइम से हमसे टैक्स ले रहे हैं। तो उन लोगों ने इस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर लिया फॉर द मीन टाइम। लेकिन अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये लोग और चेंजेस ला रहे थे। किस तरीके के चेंजेस ला रहे थे? अब भाई जब ब्रिटेन की जितनी आबादी है ना, इतना सा ब्रिटेन है अगर हम इंडिया को देखें तो अब उन लोगों को इंडिया को कंट्रोल करना है। तो उन लोगों ने क्या करा कि इंडियंस को रिक्रूट करना शुरू कर दिया अपने सर्विसेज में। लेकिन वो उनको पावर भी नहीं देना चाहते थे। तो उन लोगों ने कैसा करा कि छोटे छोटे जो छोटे वाले पोस्ट होते हैं जिसके ऑफिसर हमेशा इंग्लिश पीपल रहेंगे, वो पोस्ट उन लोगों ने इंडियंस को देना शुरू कर दिया। जैसे कि समझ लो जो छोटी वाली पोस्ट होगी सूबेदार की तो हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती है। जो फुट सोल्जर जिसे कहते हैं ना, सबसे छोटी रैंक आर्मी में, वो जो है इंडियंस को दे रखी है। इंडियंस को इन लोगों ने क्लैरिकल वर्क सिखाया। तुम्हें पता है बहुत सारे इंडियंस को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी बाय द टाइम ब्रिटिशर्स लेफ्ट, बिकॉज दे वर हियर। वो यहीं पर रहते थे, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था, इंग्लिश में ही जो है लोगों से बातचीत भी करी जाती थी। कई इंडियंस को काफी अच्छी इंग्लिश आती थी एट द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट। नेहरू जी की अगर तुम कभी लेख देख लोगे, यू विल बी लाइक अरे भाई इतनी हाई फाई इंग्लिश, बिकॉज दे वर एजुकेटेड इन इंग्लिश। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उन लोगों को क्लरिकल काम करवाने थे, उन लोगों से जितने जो छोटे लेवल के काम होते हैं वो सारे काम करवाने के लिए उन्होंने इंडियंस को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। सिविल सर्विसेज में उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि केवल 19 साल तक की हायर एज लिमिट है। तो और उसकी एग्जाम लंदन में हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम लंदन में, ताकि इंडियंस दे ही ना पाए। बहुत सारे चेंजेस आए, इन लोगों ने बहुत सारे चार्टर एक्ट्स लगाए, बहुत सारे एक्ट्स पास किया करते थे ये लोग कि ना अब से इंडिया ऐसे चलेगा, अब से इंडिया ऐसे चलेगा। और ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल एक पूरी यूनिट थे कि ना इंडिया तो ऐसे ही चलाना है। उनमें भी आपस में जो है लड़ाई होती रहती थी कि भाई इंडिया को कैसे चलाना चाहिए। वहाँ की पार्लियामेंट अलग लड़ रही है और वहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दोनों अलग लड़ रही हैं। ये इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आर्मी थी, ये सब जितना भी अभी तक हुआ वो सब कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा उनके ऊपर कंट्रोल था ब्रिटिश पार्लियामेंट का।
1857 तक। 1857 के बाद ये चेंज हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कुछ ओवरटेक कर लिया। पर अब 1857 का रिवोल्ट किस चक्कर में हुआ? अभी हमने एक चीज और डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, मुझे याद है, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि हम सब लोग बिलोंग करते हैं इंडिया को। भाई इंडिया कोई वर्ड ही नहीं था उस टाइम। उस टाइम उन लोगों में ये फीलिंग ही नहीं थी कि हम इंडियंस हैं। उनके अंदर ये फीलिंग थी कि हम बंगाली हैं, हम अवधी हैं, हम बिहारी हैं, हम मद्रासी हैं। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम सभी इंडियंस हैं या हम सभी को इनके अगेंस्ट खड़े हो जाना चाहिए। भाई सबके अपने अपने ना सामने सामने प्रॉब्लम थे, इंडियंस अपने आप में बटे हुए थे, स्पेशली ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अभी हमें रिलीजन नहीं बोल रही हूँ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस बोल रही हूँ। इस टाइम पर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती थी, इस टाइम पर कास्ट सिस्टम बहुत रिजिडली फॉलो किया जाता था, इस टाइम पर सभी लोग अपने रिलीजन के जो टेनेट्स होते थे उनको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते थे और कई सारी चीजें चेंज नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट हिंदू धर्म में कहीं पर ऐसा या तो इंटरप्रिटेशन किया गया था कि जो लोग इसको समुंदर को क्रॉस करेंगे वो अशुद्ध हो जाते हैं और उनको जो स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो वो लोग जाना नहीं चाहते थे विदेश। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ आगे जाके, तो इंडियंस जाना नहीं चाहते थे वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए कि हम लोगों को अपनी कंट्री छोड़ के नहीं जाना, पर उन्हें जबरदस्ती भेजा गया। तो दैट हैज आल्सो हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। अब रिलीजियस सेंटिमेंट्स की जहाँ पर बात आई थी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था दैट देयर वाज पिग फैट और काउ फैट वाज यूज्ड टू ओपन दैट कार्ट्रिज। हम लोगों ने मस्केट देखा था। आई थिंक इफ आई हैव दैट, if I can find that particular clip of the movie, I'll show you. If we have the movie, I'll just need a minute to pinpoint that moment. So let's see, movie का scene है, so I cannot guarantee for its historical accuracy. Hey, Taco! और फायर करो! चलो, तुम ट्राई करो, तुम और तुम। Come on, Johnny, Johnny! Come on, आगे आओ! ये क्या चाहिए नहीं? शुभराम! Yes, sir. क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। लेकिन हाथ डालोगे? चलो, शुरू करो। What's the matter, Captain? It's the cartridge. यकीन दिलाता हूँ कि इस कारतूस पर गाय और सूर की
So, was that video any helpful to telling you about how cartridges were used? कार्ट्रिज समझ रहे हो, कार्ट्रिज के अंदर बारूद है, कार्ट्रिज को अपने मुंह से खोलना है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइड, कि जब भी आपको वो बंदूक शूट करनी होगी, इसी को मस्केट कहते हैं बाय द वे फॉर दोज हु वर कंफ्यूज, उसके अंदर मैनुअली जो है बारूद डालना पड़ता था, उसको उसके अंदर पंप करना पड़ता था, एंड देन यू कुड शूट इट. दीज आर द अर्लियर मॉडल्स ऑफ गन. अभी तो जो बंदूक में गोली आती है ना, उसके अंदर ऑलरेडी जो है बारूद भरा रहता है और वो प्रेशर से निकलती है, दैट इज व्हाई इट हर्ट्स. ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? कारतूस तो समझ गए? यस मैम. Will anybody say something? Yes, ma'am. I don't know. Yeah, thank Yes, you. ma'am. अब ये था सारा रीजन कि वो बोल रहे थे सोल्जर्स को कि इसको अपने मुंह से खोलो, और सोल्जर्स ये कह रहे थे कि नहीं, हमें नहीं खोलना. अभी देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उनके पास एक कारतूस की रेडी सप्लाई थी एंड दे वांटेड टू यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट. लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियंस, इट वाज नॉट अलाउइंग देम टू ओपन अप कार्ट्रिजेस व्हिच आर यूजिंग द फैट ऑफ एनिमल्स एंड स्पेशली काउज एंड पिग्स. देखो, सोसाइटी टू सोसाइटी ना चीजें बहुत डिफरेंट रहती हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक ऐसे रीजन में रहा है विच हैड प्लेंटी ऑफ फूड. हमारे अब देखेंगे बहुत सारी कम्युनिटीज की ईटिंग हैबिट्स वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारे पास इतना वेजिटेरियन फूड अवेलेबल था. बट यू विल नॉट सी सच काइंड ऑफ वेजिटेरियन हैबिट्स इन यूरोप. क्यों? क्योंकि वहां पर उतना फूड ही अवेलेबल नहीं है. दे हैव टू ईट मीट. जहाँ पर मजबूरी होती है वहां पर ना सोसाइटी इसी तरीके से डेवलप हो जाती है कि वो इस लाइन पर समझते नहीं. उन लोगों के लिए इस चीज का कोई मतलब नहीं था. इट डिड नॉट मीन मच. But for the Indian society, which had developed on the basis of on religious sentiments specifically, when we're talking about, जहाँ पर religious tenets को इतने strictly follow किया जा रहा था, वहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति आके ये बोलते कि it doesn't matter, इससे कुछ नहीं होता. So this is not acceptable by the society and the whole. अब उसी वजह से जो लोगों के अंदर एक collective feeling आई कि हमारे साथ गलत हो रहा है and we should do something about it. और ये जो म्यूटनी थी, ये स्टार्ट ऐसे ही हुई कि सिपाही लड़ पड़े. उनके पास थी ये सारी चीजें जिनके बेसिस पर वो ये लड़ाई कर सकते थे. दे न्यू हाउ टू यूज फायर आर्म्स, दे न्यू हाउ टू डिफीट पीपल, दे वांटेड टू स्टैंड अगेंस्ट द रिजीम. लेकिन वो उसके बाद भी फेल हो गया. हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में. आई थिंक द टाइम इज अप. सो चैप्टर पढ़ लेना. चैप्टर नहीं पढ़ोगे, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आप कुछ पूछोगे नहीं, एंड द क्लास विल गो टू वेस्ट एज यूजुअल. सो डोंट डू दैट. चैप्टर पढ़ लेना, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड सायरा.